नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में इंडियन आर्मी के चीफ की तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया गया था, खास करके भारतीय सेना को लेकर। जैसे इन्होंने स्टेटमेंट दिया उसके बाद में पूरे भारत में इस बात को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं और इसी चर्चा की वजह से शायद भारत के दुश्मन पड़ोसी देश भी अब सोच में पड़ चुके होंगे, क्योंकि हाल ही में इंडियन आर्मी के चीफ उपेंद्र द्विवेदी की तरफ से कहा गया कि हमसे चाइना कई गुना आगे बढ़ चुका है और चाइना लगातार भारत के प्रति आक्रामक नीतियों को अपना रहा है, इसलिए अब हमें भी तैयार होने की जरूरत है। क्योंकि भारत हमेशा ये स्टेटमेंट देते आया है कि हम इंटरनेशनल छवि बिल्कुल भी खराब नहीं करते हैं, भारत एक शांति प्रिय देश है और जब भारत को छेड़ा जाएगा तो उसका जवाब भी भारत देना जानता है और इसके लिए अब हमें पहले से तैयारी करनी होगी। क्योंकि अगले होने वाले युद्ध ना तो पारंपरिक युद्ध होंगे, पारंपरिक यानी सेनाएं जो आपस में लड़ाती हैं ऐसे युद्ध भी नहीं होंगे, ना टैंक के माध्यम से युद्ध लड़े जाएंगे। अगले युद्ध जो होंगे वो केवल हवाई युद्ध होंगे, यानी कि मिसाइलों के थ्रू और ड्रोन के थ्रू लड़े जाने वाले युद्ध होंगे और जिसके लिए भारत को अब बड़े स्तर पर तैयारी करनी होगी। तो आखिरकार किस चीज की तैयारी को लेकर इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, उन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और क्या इस प्रकार की सेना और भी किसी देश के पास में मौजूद है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ फोटो में देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये है हमारे इंडियन आर्मी के चीफ, जिनका नाम है जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। अभी हाल ही में 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया गया। आप सभी जानते हैं कि सेना दिवस मनाया गया था और उसी मौके पर ये यहाँ पर पहुंचे थे। सेना को संबोधित करते हुए उन्होंने एक स्पीच दिया और स्पीच के दौरान उन्होंने सरकार से भी नए प्रकार का आग्रह यहाँ पर रखा। इनकी तरफ से कहा गया कि हमें अब अमेरिका या इजराइल से सीखने की जरूरत नहीं है, हमें सीखना चाहिए ईरान से। सारी बातें नहीं पर कुछ बातें हमें ईरान से जरूर सीखना चाहिए। उनमें सबसे मेन बात आती है बैलिस्टिक मिसाइलें। मैं यहाँ पर बताऊं, अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान के पास में एक ऐसी स्पेशल फोर्स मौजूद है जो अगर किसी भी देश की तरफ से अचानक हमला हो जाए तो उसकी जवाबी कार्रवाई करने के लिए एनी टाइम मिसाइल चलाने के लिए रेडी वहां पर व्यक्ति आपको दिखाई देंगे। पर आज भारत के पास में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी प्रकार का हमला करना है तो पहले थल सेना, फिर वायु सेना, फिर नौ सेना, सबके पास में अलग अलग व्यक्ति हैं और अलग अलग सेना भी बैठी हुई है जो कि अलग अलग प्रकार के हथियार चलाने में और अलग अलग प्रकार की मिसाइलें चलाने में माहिर है। वहीं अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान ने अभी हाल ही में जो ईरान और इजराइल का युद्ध हुआ था उसमें ईरान ने जमीनीगत स्तर से भी मिसाइलों को छोड़ दिया था, मोबाइल लॉन्चर से भी मिसाइलों को छोड़ दिया था और इस वजह से एक समय के लिए उसने इजराइल का डोम, जिसे आयरन डोम के नाम से जाना जाता है, उससे तक हिला दिया और उसकी वजह से इजराइल के 25 सैनिकों की वहीं मौत हो गई थी। इस बात को लेकर इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि ईरान के पास आज 3000 से भी ज्यादा मिसाइलें मौजूद हैं और अगर हमारे पास में भी इसी प्रकार की मिसाइल है और मिसाइल को चलाने के लिए हमारे पास में अगर स्पेशल फोर्स मौजूद होगी तो हम आने वाले टाइम में किसी भी बड़े युद्ध में दुश्मन पड़ोसी देश को मात दे सकते हैं और उसके लिए अब हमें तैयारी करने की बिल्कुल जरूरत है। नहीं तो अगर ईरान ने उस समय मात नहीं दी होती तो अमेरिका और इजराइल एक बड़े लेवल का स्तर का युद्ध यहाँ शुरू कर सकते थे, जो कि इनकी तरफ से कहा गया था। ये आपको दिखाई दे रही है, यह है ईरान की मिसाइलें जिन्हें लेकर अभी हाल ही में चर्चा की गई थी। अब सवाल यह आता है कि ये चर्चा तो हो रही है, तो भारत कौन सी फोर्स बनाने की बात कर रहा है? भारत जिस फोर्स को बनाने की बात कर रहा है उसका नाम है स्पेशल फोर्स, यानी कि रॉकेट फोर्स के नाम से ये जानी जाती है, जो कि दुनिया के 7 से 8 देश के पास में फिलहाल के लिए मौजूद है। अब सवाल ये आएगा कि हम तो पहले से ही सुनते आ रहे हैं कि भारत के पास में रॉकेट फोर्स मौजूद है। हम सीधे तरीके से नहीं कह सकते हैं कि भारत के पास में रॉकेट फोर्स मौजूद है, बल्कि भारत के पास में जो फोर्स मौजूद है उसे SFC कहते हैं, यानी कि स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड जिसे कहा जाता है। इस प्रकार की फोर्स भारत के पास में मौजूद थी और अब एक नए प्रकार की फोर्स के गठन करने की बात यहाँ पर की गई थी। अब ये फोर्स कैसी होगी? क्या इसके लिए नई वैकेंसी निकाली जाएगी या फिर नए प्रकार के सैनिक लाए जाएंगे? क्या होने वाला है इसे जरा आसान लैंग्वेज में समझिए।
रॉकेट फोर्स होता क्या है? अगर हम रॉकेट फोर्स की बात करें तो देश की एक सबसे बड़ी ताकत के रूप में अगर कोई फोर्स जानी जाती है, क्योंकि अगर किसी देश को आप पहचानना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले उस देश के सैनिकों को देखिए और उन सैनिकों की रैंक कितने नंबर पे है, उससे आपको पता चल जाएगा कि वो देश आखिरकार है क्या। रॉकेट फोर्स की अगर हम बात करें तो इसमें इंडियन आर्मी के यानी कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना के ही सैनिक जो हैं शामिल किए जाएंगे। और ऐसे सैनिक जो बहुत ज्यादा दमदार है, सारे के सारे सैनिक दमदार हैं वैसे तो, पर ऐसे सैनिक जो कि 24 घंटे अलर्ट मोड पर रह सकते हैं, कुछ घंटे लगातार, कुछ क्या अनलिमिटेड घंटे लगातार ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें गलती की कोई गुंजाइश ना हो, केवल उन्हें शामिल किया जाएगा। और रॉकेट फोर्स के अंदर अगर हम संख्या की बात करें तो 75,000 से लेकर केवल 1 लाख का लक्ष्य यहां पर रखा गया है, जिसके अंदर ऐसे सैनिक शामिल होंगे जिन्हें भारत के पास में जितने भी हथियार हैं लगभग सब चलाते आएगा। यानी कि जितने भी प्रकार की मिसाइल की अगर हम बात करें, ऐसी मिसाइल जिन्हें जमीनीगत स्तर से दागा जाता है, ऐसी मिसाइल जिन्हें वायु से यानी कि फाइटर जेट के माध्यम से दागा जाता है, ऐसी मिसाइल जो कि क्रूज मिसाइल हैं और उन्हें पानी के पनडुब्बी के माध्यम से या जहाज के माध्यम से दागा जाता है, वो भी उन्हें चलाना सिखाया जाएगा, वो भी उन्हें आएगा। इसके अलावा जितने भी प्रकार के फाइटर जेट भारत के पास में मौजूद हैं, जो भी उनके पास में हथियार मौजूद हैं, वो सब के सब ये चलाने में माहिर होंगे। कुल मिलाकर एक ही सेना है पर अलग है, खास है और कम क्वांटिटी में है पर बड़ी खतरनाक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे ये फोर्स रेडी हो जाएगी, सबसे बड़ा डर आपको पाकिस्तान में ही दिखाई देगा, क्योंकि एक ऐसी फोर्स है जो बिना चेतावनी के अटैक करती है। मतलब पड़ोसी देश को कभी भी ये बताएगी नहीं कि हम अटैक करने वाले हैं, बिना बताए ये हमला करेंगे। दूसरा, पड़ोसी देशों को डराने के लिए छोटे मोटे बॉर्डर पर धमाके करती रहेगी। इसके अलावा अगर भारत पाकिस्तान, भारत चाइना, भारत बांग्लादेश या किसी और पड़ोसी दुश्मन देश के साथ में युद्ध हो जाता है तो ये सबसे पहले उनकी रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन को तोड़ने का काम करेगा। अब बैकबोन का मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान के पीएम की हड्डी तोड़ दी है या फिर आर्मी चीफ की हड्डी तोड़ दी है, ऐसा नहीं होगा। ये पहले क्या करेंगे, मेन पॉइंट पर निशाना करेंगे। मेन पॉइंट जहां पर दुश्मन देशों की मिसाइलें रखी गई हैं, पहले हमला वहां किया जाएगा। उसके बाद में दुश्मन देश के जो रडार सिस्टम है उन्हें फोड़ दिया जाएगा। फिर दुश्मन देश के जहां पर हथियारों का जाखिरा पड़ा हुआ है उसके ऊपर हमला होगा। फिर हथियार की जो पहुंचाने वाली जो लाइन होती है उसको, कनेक्टिविटी को पूरी तरीके से तोड़ दिया जाएगा। पाकिस्तान, चाइना या फिर बांग्लादेश के जो हेड क्वार्टर्स हैं पहले उनको निशाना बनाया जाएगा। जितने भी एयरबेस हैं, विस्फोटक सामग्री है, सबको पहले ये तहस नहस करेगा। और ये सब कुछ खत्म होने के बाद में आप समझ सकते हैं देश ऑटोमेटिक यहाँ पर खत्म की कगार की ओर बढ़ जाएगा। क्योंकि आने वाले टाइम में जो बड़े युद्ध होंगे अब पारंपरिक नहीं होंगे, यानी कि 1971, 1999 का कारगिल वार, ये जो लड़ाई हुई थी उसमें पारंपरिक सेनाएं लड़ रही थी आपस में और हमने पाकिस्तान को अच्छा खासा मजा भी चखाया है उसमें। पर अब जो युद्ध होंगे, आप ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से समझ चुके होंगे कि युद्ध अब किस प्रकार के होंगे। लगभग जो युद्ध होंगे वो सब हवाई युद्ध होंगे, मिसाइलों के थ्रू और एयर डिफेंस सिस्टम के थ्रू लड़े जाएंगे। और इस प्रकार की फोर्स जो कि किसी और का आदेश नहीं मानेगी, केवल एक व्यक्ति के आदेश पर ही काम करेगी और उसके अंदर हर प्रकार की ट्रेनिंग उनको दी जाएगी। बड़े हार्ड लेवल के आप सोल्जर समझ सकते हैं, ऐसे बनेंगे। अब भारत की आज दिन तक की सबसे बड़ी कमजोरी क्या रही है वो भी उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बताया है। किसने बताया? इंडियन आर्मी के चीफ ने अपने स्टेटमेंट में सबसे बड़ी कमजोरी बताई है कि इसी वजह से भारत बड़े युद्ध को लेकर अभी तक तैयार नहीं हुआ है, पर जिस दिन ये फोर्स रेडी हो जाएगी उस दिन भारत एक बड़े हमले के लिए भी तैयार हो जाएगा। क्या कहा गया है कि आज अगर हमें किसी प्रकार के ब्रह्मोस को चलाना है, मान लीजिए अगर हमें ब्रह्मोस को चलाना है, अगर किसी लड़ाकू विमान से हमें छोड़ना है तो पहले परमिशन किसकी आएगी? वायुसेना चीफ की आएगी। ये परमिशन देंगे तो छूटेगा। फिर अगर हम बात करें जमीनीगत स्तर से अगर कोई मिसाइल को छोड़ना है तो परमिशन किसकी आएगी? उपेंद्र द्विवेदी जी की, यानी कि थल सेना प्रमुख की आएगी। और फिर आते हैं हमारे नेवी वाले, जिनका नौसेना जो अभी हाल ही में बड़े नाराज हो गए थे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमको नहीं बुलाया, गलत बात है ना। तो अगली बार शायद ये भी रेडी हो जाए। तो अगर हमें क्रूज मिसाइलें छोड़नी है, पनडुब्बी वाली छोड़नी है, तो हमें इनसे परमिशन लेना होता है। आने वाले टाइम में इन तीनों से परमिशन नहीं लेना होगा, यानी कि किसी भी प्रमुख से परमिशन ना लेके केवल एक व्यक्ति के हाथ में इसकी परमिशन रहेगी। यानी आप सभी जानते हैं कि अब तक क्या होते आ रहा है कि अगर परमाणु छोड़ना है, चाहे पाकिस्तान की बात करें, चाइना की बात करें, अमेरिका की बात करें, भारत की बात करें, परमाणु बटन किसके हाथ में है? पीएम के हाथ में है।
पाकिस्तान का परमाणु बटन किसके हाथ में है? पीएम के हाथ में, जो कि अब असीम मुनीर ने छीन लिया है, वो ले गया है ना, आर्टिकल 27 का यूज करते हुए बड़ा लेवल का पद बना लिया, और पाकिस्तान के वो जो पीएम है अब केवल पानी भरने के काम आएंगे। अमेरिका की अगर हम बात करें तो ट्रंप चचा आसमान में उड़ के भी उसको फोड़ सकते हैं और जमीनीगत स्तर से भी। रशिया की बात करें, पुतिन, आप सब समझ चुके होंगे कि देश के लीडर के हाथ में ही परमाणु का बटन होता है। तो तीनों सेना को कमांड देना और तीनों सेना को प्रमुख रूप से यह बताना कि बड़ा युद्ध होने वाला है, अचानक हमला करना है, रॉकेट फोर्स एकदम रेडी हो जाओ, तो उसके लिए केवल 2 व्यक्ति का चुनाव यहां पर किया जाना चाहिए। यह कथन किसके हैं? आर्मी चीफ के ही कथन है, मैं बता रही हूं। तो पीएम मोदी, यानी कि जो जिस समय का पीएम रहेगा उसके हाथ में उसकी बागडोर रहेगी, और इसके अलावा जो सीडीएस होंगे उनके हाथों में इसकी बागडोर रहने वाली है, क्योंकि रॉकेट फोर्स कोई आर्म फोर्स नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और चलता फिरता कंप्यूटर वाले दिमाग वाले सैनिक उसके अंदर रहने वाले हैं, जो हर स्थिति में लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होगा। अब सवाल यहां पर यह आता है कि हमारा पड़ोसी दुश्मन देश बड़े लेवल का कौन है? चाइना है। चाइना के पास में पीपुल लिबरेशन आर्मी है, उसी का पार्ट कट करके उसने पहले से ही रॉकेट फोर्स बना लिया। भारत ने अब तक फोर्स क्यों नहीं बनाया? जबकि चाइना कई बार क्लियर बोल चुका है कि मैंने 3 देशों के हमले के लिए ही खास तरीके से रॉकेट फोर्स तैयार करी थी, और इसी चाइना के देखा देख दूसरे देशों ने भी क्या बना दिया? रॉकेट फोर्स बनाया। अब 3 देशों में सबसे पहले नाम आता है ताइवान का, दूसरा नाम आता है अमेरिका का, और तीसरा नाम आप समझ चुके होंगे भारत का आता है। 3 देशों पर हमला करने के लिए इसकी 2000 से ज्यादा मिसाइलें एनी टाइम रेडी रहती हैं, और एनी टाइम इनका रॉकेट फोर्स रेडी रहता है। जब पड़ोसी दुश्मन देश चाइना इस प्रकार का काम करता है, जबकि वो ऑलरेडी भारत को लेकर आक्रामक नीतियों का जवाब दे चुका है, अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन, सक्सग्राम वाले इलाके को लेकर बहुत ज्यादा सतर्कता बरतता है। और यहां तक कि आप सभी को याद होगा कि इन्हीं चीनियों ने एक टाइम पहले अरुणाचल प्रदेश के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जेट तक नहीं उतरने दिया, उनको उतरने तक नहीं दिया कि ये तो चाइना का हिस्सा है, चाइना हिस्से में कैसे आ रहे हो, पहले वीजा लो, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के अंदर आओ। आप समझ सकते हैं कि चाइना भारत को लेकर कितनी ज्यादा आक्रामक नीतियों को अपनाता रहा होगा। अब सवाल ये आता है कि भारत ने अब तक क्यों नहीं बनाया? आज 2026 के दौर में कैसे अचानक याद आ गया कि रॉकेट फोर्स बना लेनी चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान भी एक यूनिट कंप्लीट कर चुका है चाइना की मदद से। आप जरा इस बात को समझिए, भारत ने क्यों नहीं बनाया? पहला जवाब, भारत के पास में टेक्नोलॉजी 1990 के बाद में आई, और 1990 के बाद में आई उसमें भारत ने मिसाइल बनाने में ही काम किया, फाइटर जेट बनाने में भी अब यह काम करना शुरू हुआ है। दूसरी चीज, अब तक भारत क्या करता आया है? केवल हथियारों का आयात करते आए हैं, जिसमें दूसरे देश के सोल्जर आते हैं, समझाते हैं कैसे चलता है, कैसे काम करता है, क्या क्या पार्ट्स लगे हुए हैं। और चाइना क्या कर रहा है? हर एक वस्तु को चाइना के अंदर ही बना रहा है, इसलिए सैनिकों को ट्रेनिंग देना बड़ी आम बात है। अब भारत क्या कर रहा है? सबसे ज्यादा हथियार बनाने में काम कर रहा है, इसलिए वो रॉकेट फोर्स भी बनाएगा। दूसरी बात अगर हम बात करें तो भारत हमेशा कहते आया है कि इंटरनेशनल छवि, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम हमारी छवि कभी नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि भारत पहले भी शांतिप्रिय देश था। हमने कभी किसी का काम उजाड़ने का काम नहीं किया है, मतलब किसी के मंदिर नहीं तोड़े, किसी की मस्जिद नहीं तोड़ी है, ना किसी देश के ऊपर आगे होकर हमला किया है। ये भारत के लोगों का कहना है, और भारत हमेशा शांतिप्रिय देश रहा है, इसलिए हमने कभी आक्रामक नीतियों पर काम किया ही नहीं, है ना, कि हम पहले से ऐसे तैयारी कर ले। दूसरा, भारत की हमेशा नो फर्स्ट पॉलिसी रही है। अरे तो नो फर्स्ट पॉलिसी रही है, पहला हमला कोई करके जाएगा, उसका जवाब देने के लिए तो कुछ चाहिए ना, और उसी का जवाब देने के लिए अब भारत ने बोला आक्रामक नीति स्टार्ट होगी। अब रॉकेट फोर्स बनेगा, अगर किसी देश ने एक छोटा सा भी हमला किया तो बड़े स्तर पर धमाका उस देश के अंदर होगा। हम बार बार चाइना की आक्रामक नीतियों को सहन नहीं करेंगे, पाकिस्तान की धमकियों को बार बार सहन नहीं करेंगे, और अगले युद्ध में टैंकों का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। अगले युद्ध में हम किसका इस्तेमाल करेंगे? केवल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, यानी कि आप समझ चुके होंगे किसका इस्तेमाल होगा? ड्रोन्स का होगा और मिसाइलों का इस्तेमाल होगा, है ना। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब सवाल ये आता है कि आखिरकार रॉकेट फोर्स कितने देशों के पास में मौजूद है ना, तो काउंट कीजिएगा कौन कौन से देश के पास में मौजूद हैं। रॉकेट फोर्स के जन्मदाता है चाइना, चाइना के पास में है। चाइना के बाद में आता है अमेरिका, अमेरिका के पास में किसी तरीके से ऑफिशियल जो है रॉकेट फोर्स मौजूद नहीं है। मैंने आपको कल परसों डूम्सडे प्लान के बारे में बताया था, डूम्सडे प्लान शायद भारत के पास में भी मौजूद है। भारत इसके लिए रणनीति भी रखता है क्योंकि परमाणु संपन्न है, पर भारत ने कभी ऑफिशियल नहीं बताया कि हमारे पास में इस प्रकार का प्लान मौजूद है। भारत को कमजोर मत समझिएगा। दूसरी अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका ने कभी
ऐसा नहीं बोला कि उसके पास उसमें रॉकेट फोर्स है। अमेरिका खुद बोलते आया है कि उसके पास दुनिया की सबसे खतरनाक सेना अभी मौजूद है, और डेल्टा, आप सभी नाम सुन चुके होंगे कई बार कि डेल्टा फोर्स भी उसके पास में है, इसलिए वो अपने आप में रॉकेट फोर्स भी उसे मानता है, इसलिए दुनिया के देशों में इसका नाम भी यहाँ पर काउंट होता है। तीसरा आता है ईरान, जिसे लेकर अभी हाल ही में सीखने की बात की गई। ईरान ने सबसे ज्यादा अगर वर्क किया है तो 2 ही काम में किया है, एक बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने में, उसके पास में 3000 से भी ज्यादा मिसाइलें हैं जो जमीन के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। इसी वजह से अमेरिका और इजराइल अभी तक उससे सही तरीके से उलझ नहीं पाए हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मिसाइलें रखी तो रखी कहाँ है, जमीन के अंदर अंडरग्राउंड कहाँ रखी है ना। तो ईरान के पास में भी है। फिर आता है उत्तर कोरिया, और उत्तर कोरिया किम जोंग उन, जो कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है, ये अमेरिका स्टेटमेंट देते आया है, उसने भी बना ली है। फ्रांस के पास में भी है, और पाकिस्तान ने अभी हाल ही में 2025 में बनाई है, जो कि चाइना की मदद से पहली यूनिट उसने बनाने का काम यहाँ पर किया है। तो आई होप जो मैंने आपको जानकारी दी है आपको समझ में आ गई होगी। और अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि भारत के पास में अभी जो नॉर्मल रॉकेट फोर्स हुआ करता था, और अब जो हमारे आर्मी चीफ सामने होकर बोल रहे हैं कि हमें अब रॉकेट फोर्स बनाने की जरूरत है, और वो भी बड़े स्तर पर, ताकि हम दुश्मन देश को आसानी से जवाब दे सकें। आप क्या सोचते हैं उनकी राय को लेकर? क्या भारत को जल्द ही इस पे वर्क करना चाहिए? जो भी आप सोचते हैं अपनी राय को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगर आप जनरेटिव एआई को सीखना चाहते हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग कैसे होता है, फोटो कैसे आप एआई वाले बना सकते हैं, है ना, एआई वाले वीडियोस आपने कई बार जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक पर देखे होंगे, अगर वो आप बनाना सीखना चाहते हैं, थंबनेल बनाना सीखना चाहते हैं, तो सब कुछ आपको एक ही कोर्स के अंदर मिल जाएगा, और इसका नाम है जनरेटिव एआई। कहाँ मिलेगा? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, उस पर जाकर टैप करना है, कुछ नहीं करना, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है। और अगर आप डेमो लेने के बाद थोड़े संतुष्ट होते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर एक डिस्काउंट कोड लगा सकते हैं उसे खरीदने के लिए, NARI100, NARI100। ये कोड आप जैसे ही लगाएंगे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस वीडियो में जुड़ने के लिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।